हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टेप मार्क एजुकेशन। मेरा नाम है गुरजीत अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्लोप, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे के कुछ लेक्चर्स में ये तीनों टॉपिक बहुत ही डिटेल में आपको समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे और इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस में आपको कंटेंट उतना ही मिलेगा जितना आपको आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि ना तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाई जाएगी और ना ही उससे कम चीज़ पढ़ाई जाएगी जितना आपके एग्जाम में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ थिंग्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमेशा की तरह। और उसके अलावा जिन बच्चों को नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर आपको डाउट्स पूछने हैं लेक्चर के दौरान या फिर असाइनमेंट प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो वो डाउट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं रिप्लाई करता हूँ और डाउट्स भी आपके वहीं पे डिस्कस भी करता हूँ। उसके अलावा आगे का शेड्यूल क्या होगा, कौन सी चीज़ पढ़ेंगे, टाइम टेबल क्या रहेगा, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन सी चीज़ है नहीं, एवरीथिंग, या कोई नीट के रिगार्डिंग या IIT JEE के रिगार्डिंग कोई अपडेट होता है तो वो सारी चीज़ें भी हम टेलीग्राम चैनल पे ही डिस्कस करते हैं। तो एक और चीज़ एडिशनली, आगे के जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे जो मेन फिजिक्स में आ जाते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के अलावा हर एक चैप्टर की आपको असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जितनी प्रैक्टिस आज हमने कर ली है थ्योरी की या फिर क्वेश्चंस की, उसके लिए घर पे जाके भी आपको कुछ प्रैक्टिस करनी रहती है, असाइनमेंट करनी रहती है। वो असाइनमेंट आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करूँगा और जितने क्वेश्चन बोले जाएंगे डेली, आज जैसे सपोज कोई पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हुआ आज के लेक्चर में, तो उस लेक्चर पे जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, आपको क्वेश्चन नंबर बताए जाएंगे कि इस असाइनमेंट में ये वाले सेक्शन में पर्टिकुलर क्वेश्चंस यहाँ से लेके यहाँ तक इतने क्वेश्चंस आपको आज प्रैक्टिस करने हैं और उसमें जो डाउट आएंगे वो सारे डाउट्स आप अगेन टेलीग्राम चैनल पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी डिस्कशन इनफ है, गाइडेंस भी इनफ होएगी इतनी। और उसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप @GURJEETAGARWAL गुरजीत अग्रवाल @गुरजीत अग्रवाल टेलीग्राम जो एप्लीकेशन होता है उसके सर्च बॉक्स में जाके टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, जिसमें आपको स्टेप मार्क एजुकेशन का लोगो यानी कि ये फुट का निशान ये आपको मेरी डीपी में लगा हुआ मिलेगा। तो वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल जो मैंने बताया वो एज इट इज़ मिलेगा और डाउट डिस्कशन वहीं पे किया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्लोप, सबसे पहला जो चीज़ रहेगा वो स्लोप रहेगा, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्लोप, स्लोप होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लिया मेरे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मान लिया ये ग्राउंड है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ से कोई एक स्ट्रेट लाइन किसी एंगल पे झुकी हुई है। सपोज ये किसी एंगल θ1 पे झुकी हुई है। ठीक है, तो इस लाइन का कुछ ना कुछ ढलान होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर मैं इस θ1 को बढ़ा दूं सपोज, तो मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया, इस बार मैंने क्या किया, एक नया एंगल बना से उसका नाम हमने θ2 रख दिया। तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि θ2 जो है वो θ1 से बड़ा है, तो आई कैन से कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो अब क्लियरली हम फिगर में देख सकते हैं कि इस लाइन का ढलान पहले वाली लाइन के ढलान से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि इस लाइन का स्लोप थोड़ा सा पहले वाली लाइन से ज़्यादा है। तो स्लोप का बेसिकली मीनिंग क्या है, ढलान को ही हम स्लोप बोलते हैं। जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल के साथ झुका हुआ होगा, चाहे वो कोई प्लेन हो चाहे वो कोई स्ट्रेट लाइन हो, जितने ज़्यादा एंगल पे होगा उतना ही ज़्यादा उस प्लेन का या लाइन का स्लोप माना जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो उससे जितना ज़्यादा झुका रहा हूँ तो स्लोप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से स्लोप बढ़ता है। ठीक है, थोड़ा सा स्लोप का कॉन्सेप्ट हमने ग्राफ्स में जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल का
सबसे पहला पार्ट लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में इसका मीनिंग समझते हैं हम। अब आप समझिए कि मैंने थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया, मान लिया कोई ये नया एंगल θ3 है, तो अब मैं ये बोलूँगा कि इस लाइन का स्लोप और ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि θ3 और बड़ा है, तो जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा उतना ही ज़्यादा स्लोप होगा इस लाइन का, तो इस डायरेक्शन में इस लाइन का स्लोप बड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली स्लोप किस बात को बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि मैथमेटिकली ग्राफ्स के लिए हम स्लोप की बात किस तरीके से करते हैं। मैथमेटिक्स में या फिर ग्राफ्स में स्लोप का क्या मीनिंग होता है, आप समझिए। सबसे पहले हमने हमारे एक्सिस बनाए, मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे पास एक लाइन है, सपोज ये लाइन है, इसका नाम मैंने L1 रख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि ये लाइन L1 के ऊपर किस तरह के पॉइंट्स होंगे, इसके ऊपर पॉइंट्स किस तरह के होंगे, x, y टाइप के कोऑर्डिनेट्स होंगे पक्का। ठीक है, अच्छा जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा, इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, वैसे वैसे x कोऑर्डिनेट बड़ा होता चला जाएगा। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ मूव करूंगा वैसे वैसे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर मूव करता चला जाएगा। यस, इतनी बात तो आपको देख के समझ में आ रही है। नाउ थिंक अबाउट दिस, मैंने क्या बोला कि मान लिया इस पॉइंट का नाम मैंने A रख दिया। ठीक है, तो सपोज कि मैं पॉइंट A से थोड़ी सी डिस्टेंस चला। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चला तो किसी पॉइंट पे पहुंचा मैं। ठीक है, तो किसी पॉइंट का नाम मैंने B रख दिया। इस पॉइंट B से अब अगर मैं लाइन तक जाना चाहूँ तो ऊपर की तरफ वर्टिकली चला मैं, तो मान लिया किसी पॉइंट C पे पहुंचा मैं। ठीक है, अब आप सोचें कि मुझे C तक अगर जाना है तो मुझे x की डायरेक्शन में AB जितना डिस्टेंस चलना पड़ा और y की डायरेक्शन में BC जितना डिस्टेंस चलना पड़ा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, मुझे A से C तक आने में, मतलब मुझे लाइन के ऊपर एक पॉइंट से लाइन के ऊपर दूसरे पॉइंट तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे x की डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ा, उसको मान लिया एक बार के लिए हम बोल देते हैं डेल्टा x, यानी कि चेंज इन x। तो A पॉइंट का जितना x कोऑर्डिनेट था और B पॉइंट का जितना x कोऑर्डिनेट था, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा x। मतलब x में चेंज कितना हुआ, x कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ A से C तक जाने में। ठीक है, फिर हमने बोला कि अगर मैं A से C तक गया तो y कोऑर्डिनेट कितना चेंज होगा। y कोऑर्डिनेट तो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता है, तो इसका मतलब है B से C तक की जितनी डिस्टेंस होगी उसको एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो डेल्टा y है। ठीक है, तो ये डेल्टा y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं A से C तक गया तो y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आई कि x कोऑर्डिनेट में जो चेंज आया, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, डेल्टा x इज कॉल्ड एज चेंज इन x, या फिर x कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। ठीक है, चलो x कोऑर्डिनेट। ठीक है, डेल्टा y इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन y या फिर y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब आप सोचना कि मैंने एक नई चीज डिफाइन की, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये किस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि जब डेल्टा x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो डेल्टा y का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू डेल्टा y ओवर डेल्टा x का हो जाएगा। तो इस चीज को डेल्टा y ओवर डेल्टा x को हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस थिंग रिप्रेजेंट्स चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन x। यानी कि अगर x में यूनिट चेंज किया जाए तो जितना चेंज y में होगा उतना ही वैल्यू डेल्टा y ओवर डेल्टा x का होगा। तो ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब x में, x के रिस्पेक्ट में है, मतलब x का हर यूनिट चेंज करने पे y में कितना चेंज होना होगा उसको अपने बोल दिया डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है, तो A से C तक जाने में डेल्टा y ओवर डेल्टा x का जो वैल्यू आएगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा इस लाइन के लिए। नाउ थिंक अबाउट दिस, आई एम टेकिंग अनदर लाइन। ठीक है, इसी पॉइंट A से पास करने वाली मैंने एक और लाइन ली, से
दिस इज द लाइन, ठीक है। अब आप सोचना, मैं ए से बी तक गया, ठीक है, फिर मैं बी से ऊपर की तरफ जा रहा हूं और मुझे कहां पहुंचना है, मुझे इसी लाइन तक पहुंचना है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन तक। तो इस पॉइंट का नाम मान लिया मैंने डी रख दिया। अब मैंने क्या बोला, जब मैं पॉइंट ए से इस ग्रीन वाली लाइन के ऊपर ऊपर चला, इस लाइन का नाम हम L2 रख देते हैं। तो L2 लाइन के ऊपर ए से डी तक जब मैं चला तो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज कितना हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज तो जितना पहले हुआ था उतना ही चेंज हुआ, क्योंकि अपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे ये जो वर्टिकल लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, ए से डी तक जाने में एक्स कोऑर्डिनेट कितना बढ़ा, वो तो डेल्टा एक्स के बराबर ही बढ़ा। फिर मैंने बोला अब सोचो कि ए से डी तक जाने में वाई कोऑर्डिनेट कितना बढ़ा, वो तो बी से डी तक की जो डिस्टेंस होगी इतना बड़ा होगा। तो यानी ये जो डिस्टेंस आया यहां से लेके यहां तक का, दिस इज चेंज इन वाई इन द सेकेंड केस, है ना। पहले वाले केस में चेंज इन वाई कितना था, BC के बराबर। दूसरे वाले केस में चेंज इन वाई बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप सोचें कि अगर मैं सेकंड वाली लाइन के लिए ऐसा लिखूं कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर लाइन नंबर 2 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब क्या आप ये सोच सकते हैं कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का जो अब वैल्यू आएगा, यानी कि हर यूनिट चेंज इन एक्स में डेल्टा वाई में कितना चेंज हुआ। अब सोचो कि ये 4L2 है, मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ 4L1 जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा। अब आप सोचें कि ये जो वैल्यू आएगा और ये जो वैल्यू आएगा ये दोनों ही क्या है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ये भी क्या है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। बट लाइन नंबर 2 के लिए चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, यानी कि जितना चेंज इन एक्स किया है वो तो दोनों में सेम ही है। उसके करस्पॉन्डिंग पहली वाली लाइन के लिए, लाइन नंबर 1 के लिए तो डेल्टा वाई का वैल्यू कम है और दूसरी वाली लाइन के लिए डेल्टा वाई का वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका नाम M2 रख दूं और इसका नाम M1 रख दूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि M2 विल बी ग्रेटर देन M1। ये तो अपने को देख के पता चल रहा है, क्योंकि डेल्टा वाई का वैल्यू ज्यादा चेंज हुआ इसके अंदर और इसके अंदर डेल्टा वाई का वैल्यू कम चेंज हुआ। डेल्टा एक्स मैंने दोनों में सेम ले रखा है, तो क्लियरली M2 का वैल्यू बड़ा होगा। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स उतना ही ज्यादा होगा जितना लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ ज्यादा झुकी हुई होगी। यानी कि पहले केस में लाइन जो एंगल बना रही थी, से दैट एंगल इज θ1, और दूसरे केस में जो लाइन एंगल बना रही थी, से दैट एंगल इज θ2। तो अब मुझे दिख रहा है कि जितना हॉरिजॉन्टल से ज्यादा झुकी होगी लाइन, है ना, उतना ही ज्यादा लाइन का स्लोप आएगा, यानी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा। और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का ही दूसरा नाम हम स्लोप रखते हैं। तो स्लोप की यहां से एक डेफिनेशन हमने बना दी। वो डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वाई, ये जो वाई है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स विल बी कॉल्ड स्लोप, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप की डेफिनेशन क्या होगी, स्लोप चेंज इन वाई with respect to change in x, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, चेंज इन y with respect to every unit change in x, मतलब हर एक यूनिट चेंज करें x में तो y जितना बढ़ता चला जाएगा वो ही उस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो ये किस चीज का स्लोप लिखा है हमने, एक लाइन के स्लोप की डेफिनेशन लिखी है, चेंज इन y with respect to change in x। तो ये किसके लिए, स्पेशली ओनली फॉर एनी लाइन, ठीक है। तो ये एक लाइन के लिए स्लोप की डेफिनेशन हो गई। तो आगे से हम स्लोप किसको बोलेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को ही हम स्लोप बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझ में आती है। ये वाला फिगर मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार दोबारा से बनाता हूं, ठीक है। मान लिया वही वाला फिगर हमने फिर से ड्रॉ किया, ध्यान से समझिएगा। पहले मैंने लाइन 1 बनाई L1, फिर मैंने लाइन 2 बनाई
L2। ठीक है, अब आप सोचें कि यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन जो थी मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से। ये वर्टिकल लाइन थी जिसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम A था, इस पॉइंट का नाम B था, इस पॉइंट का नाम C था और इस पॉइंट का नाम D था। ठीक है, क्लियरली ये जो एंगल है ये θ1 है और ये जो पूरा एंगल है ये θ2 है। ठीक है, इसको अभी लिख नहीं रहा हूँ मैं। अब नाउ थिंक अबाउट दिस कि मैं सिर्फ ये L1 लाइन के लिए बात कर रहा हूँ। तो L1 लाइन में ये BC डिस्टेंस हमने बोला था ये डेल्टा वाई है और AB जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है, यानी चेंज इन एक्स। अब सोचना, मैंने बोला कि अगर मैं इस ट्राइंगल ABC की बात करूं, इस ट्राइंगल ABC की बात करूं, तो इस ट्राइंगल ABC में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि tan θ1 विल बी इक्वल टू, tan θ1 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, डेल्टा वाई अपॉन बेस यानी डेल्टा एक्स। तो दिस विल बी गिवन बाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या था, वो तो ओरिजिनली हमने बाई डेफिनेशन बोला कि इसी को तो हम स्लोप बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि अब स्लोप को एक नए तरीके से tan θ1 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और वो कब, यदि हमें लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल पता हो, तो फिर उस एंगल का जो टेंजेंट होगा यानी tan θ1, उसी को हम क्या बोल देंगे, उस लाइन का स्लोप बोल देंगे। और स्लोप को जनरली हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ये लाइन नंबर 1 का स्लोप है तो इसको m1 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये tan θ1 भी इसी लाइन L1 के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्लोप को हम कैसे लिखेंगे, m1 से। ठीक है, और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी इसी लाइन के स्लोप को बदल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं अब लाइन L2 के स्लोप की बात करूं, तो क्लियरली मुझे पता है कि ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला जो एंगल है ये θ2 है, और जो ABD ट्राइंगल है, ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि मैं tan θ2 की वैल्यू लिखूं तो दैट विल बी अगेन BD अपॉन AB। और BD क्या था, चलो मैं इसको एक बार के लिए डेल्टा y1 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा BD, तो BD को एक बार के लिए मैं डेल्टा y1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो सॉरी डेल्टा y2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो tan θ2 विल बी इक्वल टू डेल्टा y2 अपॉन डेल्टा x। क्लियरली अपने को दिख रहा है परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, BD, और बेस का काम कौन करेगा, AB। तो ये tan θ2 अब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन नंबर 2 के लिए डेल्टा y ओवर डेल्टा x को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यही tan θ2 लाइन नंबर 2 का स्लोप हो गया। तो अब यहां से हमें क्या पता चला, इसी का नाम हमने m2 रख दिया। यहां से हमें ये पता चला कि अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे झुकी हुई है तो उसका स्लोप देने का तरीका क्या होगा, m विल बी गिवन बाई tan ऑफ थीटा। तो आगे से अगर हमें किसी लाइन का x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल पता चल जाए तो उसका स्लोप सीधे सीधे हम कैसे दे सकते हैं, tan थीटा से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि ये मान लिया x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे एक लाइन है इस तरीके से, ये x एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे झुकी हुई है। तो कोई बोले इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ठीक है, तो मेरा आंसर होगा स्लोप विल बी गिवन बाई tan ऑफ 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने पढ़ाया था, दैट विल बी इक्वल टू 1/√3। इस तरीके से इस लाइन का स्लोप हम दे सकते हैं। और एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, मान लिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई लाइन x एक्सिस के साथ 135 डिग्री के साथ झुकी हुई है। एंगल किधर से देखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है हमने, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एरो की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हमें देखना है एंगल। ठीक है, अब कोई पूछे इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्लोप इस लाइन का विल बी इक्वल टू tan ऑफ 135 डिग्री। ठीक है,
और tan 135 डिग्री कितना होता है, ये होता है -1। ठीक है, ये कैसे आया, ये ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया गया है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री जाके वहाँ पे जाके चेक करें। मैंने बहुत डिटेल में लाइंस का स्लोप कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे देखते हैं, टेन के बड़े एंगल हो उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो वहाँ जाके आप ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर सीक्वेंस में लगाएं तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ वन मोर थिंग, नाउ थिंक अबाउट दिस कि यदि मुझे एंगल देने की बजाय एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाए, ठीक है, मान लिया कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई पूछे मुझे इसका स्लोप पता करना है, पर मुझे गिवन क्या है, मुझे इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, उसके कोऑर्डिनेट है मान लिया से 4,2। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं 6,4 से। ठीक है, अब किसी ने बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा ये पता करना। तो मैंने क्या बोला, दोनों पॉइंट्स का सबसे पहले नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि सपोज इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है, तो मुझे A से B तक जाने में चेंज इन Y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन X चाहिए। तो मैंने क्या बोला, पहले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप चलो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A से B के बिल्कुल नीचे तक, यानी कि इस पॉइंट का नाम C रख लेते हैं। तो पहले तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A से C तक चलो, फिर आप C से B की तरफ चलो। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब आप सोचो A से B तक जाने में चेंज इन X कितना हुआ, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, B का X कोऑर्डिनेट माइनस A का X कोऑर्डिनेट, यानी 6 माइनस 4, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, और चेंज इन Y कितना हुआ, B वाले पॉइंट का जो Y कोऑर्डिनेट होगा उसमें से A वाले पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट घटा देंगे, यानी ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो 4 माइनस 2, ये भी कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, है ना। तो ये BC का वैल्यू भी 2 आ गया, AC का वैल्यू भी 2 आ गया। तो यहां से क्लियरली क्या मैं बोल सकता हूं कि स्लोप विल बी इक्वल टू डेल्टा Y यानी कि 2। ठीक है, लिख देते हैं एक बार, डेल्टा Y ओवर डेल्टा X, यानी चेंज इन Y कितना हुआ 2, चेंज इन X कितना हुआ 2, तुम्हारा आंसर हो गया 1। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया 1। ठीक है, अच्छा, फिर इसी चीज को क्या मैं अब फॉर्मूला की टर्म्स में बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। तो बेसिकली मैंने किया क्या, इसमें से 6 में से 4 घटाया, 4 में से 2 घटाया। ठीक है, तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मान लिया कि वो स्ट्रेट लाइन ये वाली है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे कोई भी 2 पॉइंट्स पता है, मान लिया उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और दूसरा पॉइंट x2, y2 है। 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इस लाइन का स्लोप मैं कैसे दे सकता हूँ। तो क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ और इस पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ठीक है, तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, y2 माइनस y1, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, क्लियरली x2 माइनस x1 होगी। ये तो सबको पता चल रही होगी देख के, है ना। तो यही चेंज इन y चेंज इन x है और यही वाला चेंज इन y है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि स्लोप इज गिवन बाई डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो इस लाइन के लिए डेल्टा y का काम कौन करेगा, y2 माइनस y1, और डेल्टा x का काम कौन करेगा, x2 माइनस x1। तो ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया। ये कब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, जब आपको लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और उस लाइन के लिए थीटा का वैल्यू आपको ना दिया गया हो। ठीक है, यदि आपको थीटा गिवन है तो फिर लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, सीधा सीधा tan थीटा लिख के। और अगर आपको 2 पॉइंट्स दे दिए गए तो फिर आप इस फॉर्मूला से उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख लेते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं एक बार फिर से।
एग्जाम्पल नंबर 1, मान लिया एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर मुझे एक पॉइंट दिया गया है 1, -1 और दूसरा पॉइंट दिया गया मुझे 3, 2, ऐसा बोला गया। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? ठीक है, तो मेरा आंसर होगा स्लोप विल बी गिवन बाय y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, अब कोई बोले कि ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इन दोनों में से किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। मतलब चाहे तो ऊपर वाले को x1 y1 मान लो, चाहे नीचे वाले को x1 y1 मान लो, उसके रिस्पेक्टिवली दूसरा अपने आप से x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसा कर लो कि y2 - y1, तो इसको मैं x2 y2 मान रहा हूँ, तो 2 - -1, तो यानी 2 + 1 हो जाएगा, अपॉन 3 - 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2। ये इस लाइन का स्लोप होगा। ठीक है, चाहे आप उल्टा कर लो, आप इसको x2 y2 मान लो और इसको x1 y1 कर लो, तो इसमें क्या हो जाएगा -1 - 2, -1 में से 2 घटाया डिवाइडेड बाई 1 में से 3 घटाया 1 - 3, तो आंसर क्या आएगा -3/-2। तो अगेन आंसर कितना आया 3/2। तो इसका मतलब स्लोप तो दोनों केसेस में सेम ही आने वाला है, चाहे आप x2 y2 और x1 y1 किसी को भी मान लो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया मेरे को यदि इस बार एक इस तरीके का लाइन दिया गया और मुझे बोला गया है कि ये 60 डिग्री पे झुकी हुई है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? तो मेरा आंसर होगा स्लोप विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, एक लाइन आपको इस तरीके की दी गई और आपको बोला गया है कि ये y एक्सिस को तो 2 यूनिट पे कट करती है और x एक्सिस को -3 पे कट कर रही है, तो इस लाइन का स्लोप बताओ। तो हम कैसे बता सकते हैं? सीधा सीधा डायरेक्टली बता सकते हैं कि कैसे कि मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अगर ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट है तो पक्का अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो पक्का 0,2 होंगे, और यदि मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं, ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो वो -3,0 होंगे पक्का। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्लोप विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ तक अलग है। ठीक है, तो स्लोप विल बी इक्वल टू y2 - y1 यानी कि 2 - 0 अपॉन 0 - -3, तो 0 - -3 मतलब 0 + 3, तो आंसर विल बी 2/3। तो ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया एक लाइन ये वाला दे रखा है और ये वाला पॉइंट आपको बोल रखा है कि 4 पे कट कर रहा है और ये आपको बोल रखा है 3 पे कट कर रखा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो वो 0,3 हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो वो 4,0 हो जाएंगे। तो अब लाइन का स्लोप लिखना हो तो स्लोप विल बी इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, 3 - 0 अपॉन 0 - 4, 3 - 0 अपॉन 0 - 4, दैट विल बी इक्वल टू -3/4। तो देखो स्लोप अपने आप नेगेटिव आ रहा है। तो स्लोप नेगेटिव कैसे आएगा, ये वाली बात मैंने कहाँ बताई थी? जब मैंने ग्राफ्स में पॉलिनोमियल्स में लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ पढ़ाए थे, वहां पे मैंने बताया था कि जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन के साथ 90 से बड़े एंगल पे झुकी होती है, 90 से बड़े एंगल पे झुकी होती है, तो उसका स्लोप हमेशा ही कैसा आता है? नेगेटिव आता है। और अगर 90 से छोटे एंगल पे झुकी होती है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पे अगर अक्यूट एंगल पे झुकी हुई है तो फिर उस लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये वाली बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आनी तो नेगेटिव चाहिए थी, वो अपने को दिख रहा है अपने आप नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का आंसर पॉजिटिव आ गया तो अब उसको पता चलना चाहिए कि पक्का आंसर में कुछ गड़बड़ हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया आपको इस तरीके का एक ग्राफ दे दिया गया, ठीक है, और आपको बोला गया है कि ये वाला पॉइंट 2 है, ये वाला पॉइंट 4 है, ये वाला पॉइंट
मान लिया 6 है, ठीक है, और ये इसके सामने का जो पॉइंट है ये मान लिया 3 यूनिट है, ठीक है। अब कोई पूछता है इसमें इस वाली लाइन का स्लोप बताओ, ठीक है, ये जो पहले वाली लाइन है, ठीक है, इसके नाम रख देते हैं ओ ए, फिर ये दूसरी वाली लाइन ए बी, और फिर ये इसका नाम रख लेते हैं बी सी, ठीक है। तो ओ ए लाइन का स्लोप चाहिए अपने को, ठीक है। तो कोई बोले स्लोप ऑफ ओ ए विल बी इक्वल टू, तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कितने हो जाएंगे, 2x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 3, तो 2,3। ए 0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो क्या है 0,0 होते हैं, और b के कोऑर्डिनेट्स कितने हो सकते हैं 4,3, ठीक है। c के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 6,0। अब सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, तो OA का स्लोप कितना हो जाएगा, OA का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 दैट विल बी इक्वल टू 3/2। अब कोई बोले कि स्लोप चाहिए मुझे ए बी लाइन का, तो मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है। वैसे तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, कोई भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका स्लोप 0 ही होता है, फिर भी एक बार आप चेक कर लो कि क्या 0 आ रहा है। देखना y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, तो आपका आंसर आया 0/2, तो 0/2 तो 0 ही होता है, तो देखो स्लोप 0 ही आएगा। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 होता है। अच्छा, और मान लिया कि कोई पूछे आपको BC लाइन का स्लोप पूछना है, तो BC लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप BC सेम फॉर्मूला, दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस i1 यानी 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3/2। तो ये BC लाइन का स्लोप हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। मान लिया ये एग्जांपल नंबर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। मान लिया कोई पूछे कि एक वर्टिकल लाइन है आपके पास, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर एक तो ये वाला पॉइंट पता है, मान लिया ये पॉइंट 3,0 है, और ये वाला पॉइंट है, ये मान लिया 3,2 है। इस तरीके से 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो कोई बोले वर्टिकल लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो मेथड तो वही है, ठीक है। तो इसका स्लोप विल बी गिवन बाय इस लाइन का स्लोप, दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 2/0। और मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, जैसे ही डिनोमीटर में 0 आए, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमीटर में 0 आ जाए तो फिर वो पक्का अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। तो इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, फिर भी मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि अनडिफाइंड क्यों बोल रहे हैं, कि किसी भी चीज के डिनोमीटर में 0 आ जाए तो फिर वो हमेशा अनडिफाइंड होता है, उसको इन्फिनिटी नहीं बोलना है। फिर भी, हालांकि ये वाली बात सही होती है, फिर भी किसी भी वर्टिकल लाइन का स्लोप अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको अनडिफाइंड भी बोल सकते हो और इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। कोई अनडिफाइंड बोले तो भी करेक्ट माना जाता है, क्योंकि हालांकि इन्फिनिटी नहीं बोलना चाहिए, फिर भी प्रचलन में है, ऐसा बोला जाता है। इन्फिनिटी स्लोप का मतलब क्या हुआ, क्योंकि गलती से अगर आपको दिख गया कि 1/0 तो किसी ने बोल दिया कि इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी स्लोप आने का मतलब क्या हुआ कि लाइन पक्का वर्टिकल होएगी, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी पक्का। तो स्लोप अनडिफाइंड कहीं पे आ जाए तो देखते ही आपने समझ जाना कि लाइन पक्का वर्टिकल हो जाएगी, और अगर स्लोप 0 आ जाए तो देखते ही आपने समझ जाना है कि लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको स्लोप के बारे में समझ में आ गई। और ये किस चीज के स्लोप की बात की हमने, एक स्ट्रेट लाइन के स्लोप की बात की अभी तक हमने, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी कर्व का स्लोप कैसे देखते हैं, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और ग्राफ बना हुआ मिल जाए तो उसका स्लोप कैसे देखते हैं, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो मान लिया हेडिंग लिख लेते हैं सबसे पहले, स्लोप ऑफ अ कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे रफली कोई भी एक कर्व बना लेते हैं। सबसे पहले एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक कर्व ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, मान लिया वो कर्व ऐसा सा है, ठीक है। तो
कर्व का स्लोप कैसे देखते हैं उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, कर्व का स्लोप किस तरीके से डिफाइंड होता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में एक डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन, स्लोप ऑफ एनी कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट is given by slope of tangent at that point। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें इस कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप देखना, ठीक है, मान लिया इसके ऊपर कोई पॉइंट है यहाँ पे, से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट x1, y1 पे इस कर्व का स्लोप पता करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ स्लोप ऑफ एनी कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज गिवन बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो सबसे पहले तो मान लिया कि मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट कौन सी लाइन होती है, जो उस पॉइंट पे कर्व को टच करके जाती है। ठीक है, तो एक लाइन है जो एक ही पॉइंट पे टच कर रही होगी, इस पॉइंट x1, y1 पे। तो ये जो टेंजेंट आई, इसका जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप होगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन मान लिया किसी एंगल थीटा पे झुकी हुई है पॉजिटिव डायरेक्शन और एक्स एक्सिस के साथ, तो मान लिया इसका स्लोप आया tan थीटा। तो मैं क्या बोलूंगा कि tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पे इस कर्व का स्लोप किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, एक बार के लिए इसको θ1 बोल देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मेरे को किसी ने बोला कि मेरे को इस पॉइंट का नाम इधर लिख लेते हैं कि मुझे किसी और पॉइंट पे भी स्लोप चाहिए। ठीक है, तो मान लिया इसके ऊपर एक दूसरा पॉइंट लिया बी। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x2, y2 है। अब किसी ने बोला आई वांट टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट बी, तो इस पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया सबसे पहले। ठीक है, ये मान लिया θ2 एंगल बना रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, tan θ2। और ये जो tan θ2 आया, यही इस कर्व का स्लोप होगा इस पॉइंट बी के ऊपर। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे तो उसका तो एक पर्टिकुलर स्लोप आता है, लेकिन यदि हम कर्व की बात कर रहे हैं तो बिकॉज कर्व का ढलान लगातार चेंज होता जा रहा है, लगातार उसका ढलान चेंज होता जा रहा है। पहले कम ढलान था, धीरे 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 उसका ढलान बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब उसके हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग आएगा। तो हर एक पॉइंट पे स्लोप डिफाइन कैसे है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उसी को उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप बोल देंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको इतनी बात पता चल गई। अब इस चीज को एक नए फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, जो फॉर्मूला बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ते हो उसकी बात करेंगे। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट दिस कि मान लिया मैंने नेक्स्ट पेज पे एक और कर्व बनाया, से आई हैव दिस कर्व। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट कि इस कर्व के ऊपर मैंने दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए एंड से दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स के नाम हो गए ए एंड बी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ऐसे मान लिया मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है x2 y2 एंड x1 y1, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अच्छा कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा इधर लिखते हैं, x1, y1। ठीक है,
तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इस लाइन ए बी का स्लोप कितना होगा? इस लाइन ए बी का स्लोप होगा, शॉर्टकट में लिखते हैं, m ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस y2 माइनस y1 को क्या बोलते हैं? डेल्टा y, ओवर x2 माइनस x1 को क्या बोलते हैं? डेल्टा x। ठीक है, इतनी बात तो हमें पता है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, अब आप धीरे धीरे क्या करो, ये जो लाइन है ए बी, धीरे धीरे क्या करो, इस लाइन को थोड़ा थोड़ा इस कर्व के ऊपर ए पॉइंट पे तो फिक्स्ड रखो, ए पॉइंट पे तो फिक्स्ड रखो, और बी पॉइंट से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ मूव कराना चालू करो। यानी किस तरीके से, थोड़ा सा मैंने इस लाइन को घुमा दिया, ऐसे टर्न करा दिया, तो ये लाइन किसी नए पॉइंट B1 पे पहुंची। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा ओवर टर्न कराया। ठीक है, तो ये लाइन किसी पॉइंट B2 पे पहुंची। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको दिख रहा है इस लाइन का ढलान कम हो रहा है, यानी इस लाइन का स्लोप कम होता जा रहा है। अच्छा, नाउ थिंक अबाउट कि अगर मैं धीरे धीरे ऐसा करता जाऊं तो एक समय ऐसा आएगा जब ये वाला पॉइंट B2, ये वाला जो पॉइंट है B, धीरे धीरे ट्रैवल करते 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 ए पॉइंट के पास पास आ रहा है ना, पास आते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मान लिया B3 है, फिर उसके बाद ये ए के ऊपर मर्ज हो जाएगा। जब ये ए के ऊपर पहुंच जाएगा उस समय ए बी लाइन कैसे दिखेगी? ए बी लाइन इस पॉइंट ए पे टेंजेंट जैसी दिखेगी। ठीक है, तो ये जो है दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, ऐसा होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या किया। सबसे पहले मैंने एक कर्व बनाया, उस कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लिए ए एंड बी, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और उस लाइन को दूसरे पॉइंट से उठा के धीरे धीरे घुमाना चालू कर दिया, नीचे की तरफ लाना चालू किया। तो मेरे को दिख रहा है कि बी पॉइंट जो है धीरे 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 ए पॉइंट के पास 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 आता जा रहा है। कोई ना कोई एक समय ऐसा आएगा जब बी पॉइंट ए के साथ मर्ज हो जाएगा, यानी बी और ए सेम ही पॉइंट बन जाएंगे। उस मोमेंट पे ये जो लाइन ए बी थी, इसको पहले कोड बोल रहे थे, है ना, ए बी कोड थी क्योंकि इसको दो जगह कट कर रही थी, तो ए बी कोड की तरह काम कर रही थी। अब ये ए बी लाइन उस समय टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि साइड में बोल रहा हूं कि इफ बी इज मूविंग टुवर्ड्स ए, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि ए बी लाइन, ठीक है, ए बी लाइन, ठीक है, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, कोड, इज मूविंग टुवर्ड्स टेंजेंट, है ना, टेंजेंट की तरफ धीरे धीरे मूव हो रही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे जैसे बी पॉइंट ए के पास पास आता जाएगा, वैसे वैसे जो ए बी लाइन है वो टेंजेंट में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखना, बी जब ए के पास पास आता जा रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डेल्टा एक्स भी कम होता जा रहा है एंड डेल्टा वाई भी कम होता जा रहा है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? और जब व्हेन बी रीचेज ए, ठीक है, व्हेन बी रीचेज ए, उस समय क्या होगा? उस समय बोलूंगा कि डेल्टा एक्स जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं बी को ए के पास ला रहा हूं तो जो डेल्टा एक्स है वो 0 की तरफ मूव कर रहा है एंड डेल्टा एक्स के साथ साथ डेल्टा वाई भी 0 की तरफ मूव कर रहा है। ऐसा बोल सकता हूं, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का वैल्यू धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि जब बी ए पे आ जाएगा उस समय डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा। नाउ थिंक अबाउट दिस कि ए और बी को मैंने बहुत ही पास पास ले लिया एक कर्व के ऊपर। जैसे मान लिया ये कर्व है और मैंने ए के बहुत ही पास यहाँ पे बी को ले लिया, ए और बी बहुत पास ले लिया। अब ये इतनी दूर दूर दिखाए गए हैं बट ये इतने पास हैं कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ही है। मतलब ये विजिबल आई से तो आप देख ही नहीं पाओगे कि दे आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हम चाहते हैं कि बी ए के अप्रोक्सीमेटली ऊपर भी हो और हम इस बात का यूज भी करें कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है। तो हमने दो पॉइंट इतने पास पास ले लिए ताकि हम स्लोप निकालने के लिए डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का फॉर्मूला यूज कर पाए, क्योंकि ये फॉर्मूला तो तभी यूज कर पाएंगे जब दो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे।
तभी हम चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लिख पाएंगे। और यदि मैं ऐसा बोल दूं कि ये पॉइंट इतने पास पास हैं कि ए और बी अप्रोक्सीमेटली सेम ही पॉइंट है, तो फिर मैं बोलूंगा कि ए बी जो लाइन होगी वो फिर पक्का टेंजेंट ही होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि यहां पे मैं बोलूं कि उस समय लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो एंड डेल्टा वाई टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ठीक है, किसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो एंड डेल्टा वाई इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड जीरो, मतलब दोनों ही जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, उस समय डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई स्मॉल चेंज इन एक्स। क्योंकि dy इसलिए बोला, dy होता है बहुत ही छोटा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, यानी इतना छोटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतना छोटा, ठीक है। तो dy भी इतना छोटा है और dx भी इतना छोटा है। तो जब ये इतने छोटे होंगे dy और dx दोनों, उस समय ये जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, वो टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो दैट मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब है, इस बात को समझे जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की लिमिटिंग वैल्यू, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ आपको। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, मैंने क्या बोला, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो वाली वैल्यू जिस वैल्यू की तरफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मूव कर रहा है उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो लिमिटिंग वैल्यू कब देखनी है हमें, जब हम बोल रहे हैं कि b जो है वो a की तरफ मूव कर रहा है, उस समय डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू जिस वैल्यू की तरफ मूव करेगी उसी को बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। इस पूरे को कैसे पढ़ेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स व्हेन b इज मूविंग टुवर्ड्स a। जब b a की तरफ मूव कर रहा है तो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं व्हेन डेल्टा x इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, क्योंकि डेल्टा x लगातार कम हो रहा है। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं व्हेन डेल्टा y इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो इन तीनों में से कोई भी बात बोल दो, ये तो क्या बोल रहे हैं, ये तो कंडीशन है कि जिस समय हमें लिमिटिंग वैल्यू देखनी है, इन तीनों में से कोई भी एक लिख दो चलेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू किसकी देखनी है हमें, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की, ठीक है। तो हमने बोला कि जब b a की तरफ मूव करेगा उस समय डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जिस वैल्यू की तरफ मूव कर रहे होंगे उस वैल्यू को बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि डेल्टा वाई जो होगा वो बहुत छोटा, यानी डी वाई की तरफ मूव कर रहा होगा, और डेल्टा एक्स जो होगा वो बहुत छोटे चेंज इन एक्स यानी डी एक्स की तरफ मूव कर रहा होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जब b a की तरफ मूव करेगा उस समय डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो dy बाई डी एक्स के बराबर होगी। तो इसी को हम बोलेंगे स्लोप एट पॉइंट ए, ठीक है, स्लोप एट पॉइंट ए। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स का। तो आगे से किसी कर्व की स्लोप पूछी जाए, ध्यान देना, अब आगे से मेरे को किसी ने एक कर्व बना के दिया, तो किसी ने पूछा इसके किसी पॉइंट ए के ऊपर मुझे स्लोप बताओ, और ए के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मान लिया 3,4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैंने क्या बोला, पहले तो इस कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इस कर्व की जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके मैं dy बाई डी एक्स निकाल लूंगा, ठीक है। वो dy बाई डी एक्स में मेरे को पता कैसे चलेगा कि वो इसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स है। तो फिर उस dy बाई डी एक्स में जहां पे भी x और y आएगा वहां पे पूरे एक्सप्रेशन में x और y की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन होगा, जहां जहां x आएगा वहां वहां हम 3 डाल देंगे, जहां जहां y होगा वहां वहां 4 डाल देंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम बोलेंगे स्लोप एट पॉइंट ए, इस कर्व की स्लोप एट पॉइंट ए। तो इस dy बाई डी एक्स को बोलेंगे dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 3,4, ठीक है। dy बाई डी एक्स अपने आप में कांस्टेंट नहीं आएगा, dy बाई डी एक्स तो x और y की टर्म्स में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अपने एक
एक्स और वाई के एक रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई उसमें आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। बाई चांस कॉन्स्टेंट रिलेशन आ जाए तो बात अलग है, लेकिन जनरली एक्स और वाई की टर्म्स में आएगा। फिर उसमें अगर मैं एक्स की जगह 3 डालूंगा और वाई की जगह 4 डालूंगा तो मेरा आंसर होगा कि dy by dx एट पॉइंट 3/4 इज द स्लोप एट पॉइंट 3,4। ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल रिप्रेजेंट स्लोप एट पॉइंट 3,4। ठीक है, और यदि मुझे मान लिया कोई दूसरा पॉइंट है, मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट मेरे को दे दिया 1,3, तो कोई पूछे dy by dx एट 1,3 पता करना है, तो मैं बोलूँगा dy by dx का एक्सप्रेशन तो वही होगा, बट आपको dy by dx एट 1,3 चाहिए। तो आप क्या करोगे, उस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x लिखा होगा उसकी जगह 1 डाल दोगे, जहाँ जहाँ 3 लिखा होगा वहाँ 3 डाल दोगे, तो वो आ जाएगा, जो वैल्यू आएगा उसको अपने बोलेंगे स्लोप एट पॉइंट 1,3, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो बातें मैंने बोली इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लिया मेरे को बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ये एक रिलेशन है x और y में, इसको जब आप प्लॉट करोगे तो ये एक पैराबोला आएगा। ठीक है, इसका शेप एक पैराबोलिक शेप आएगा। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये कोई भी एक पैराबोला, ठीक है, मान लिया ये ऐसा कुछ पैराबोला बनता है ऐसी रैंडमली, हालांकि ये मैंने एक्यूरेटली प्लॉट नहीं किया, एक बार के लिए मान लो ये प्लॉट हुआ। तो किसी ने बोला कि इसके ऊपर एक पॉइंट है 0, सॉरी, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, अच्छा एक सेकेंड, कौन सा पॉइंट इससे पास कर रहा है। मान लिया मैंने x की जगह 1 डाला, x की जगह 1 डाला तो कितना आएगा, 1 + 3 + 1 यानी 1,5। तो 1,5 इसके ऊपर है, तो मैंने ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट दे दिया आपको 1,5। ठीक है, तो कोई पूछ रहा है कि इस पॉइंट 1,5 पे इस फंक्शन का या इस कर्व का स्लोप कितना होगा। तो मेरा आंसर कैसे निकालूंगा मैं सबसे पहले बोलूँगा इसको डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालो। ठीक है, वो आपको थोड़ी देर बाद सिखाया जाएगा, अगर किसी को पहले से आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो एक बार के लिए मान लो जो मैं बता रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा आंसर आएगा 2x + 3। ठीक है, ये तो मैंने जैसा कि बोला x और y की टर्म्स में आएगा, तो इसमें खाली x आ रहा है y नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया। तो ये dy by dx ये अभी स्लोप नहीं है इस पॉइंट पे, ये तो जनरली इस कर्व का, इस dy by dx को क्या बोलेंगे, जनरली इस कर्व का डेरिवेटिव है ये। ठीक है, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व, पर स्लोप क्या होगा। तो अगर मुझे dy by dx एट 1,5 पता करना हो तो दैट विल बी इक्वल टू, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ मैं इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी 1 डाल दूंगा +3। तो मेरा आंसर क्या आया, 2 + 3 यानी कि 5। तो अब ये जो 5 आया ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये dy by dx एट 1,5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यदि 1,5 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो 5 आएगा पक्का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का नाम रख देते हैं a, इस पॉइंट a पे इस कर्व का स्लोप कितना होगा, उसका आंसर होगा 5। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब आपको हर बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ग्राफ बनाए भी आप आंसर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने बोला फाइंड स्लोप ऑफ y बराबर 3x³ - 2x² + 3 एट 1, ध्यान रखना वो वाला पॉइंट पहले इसके ऊपर होना चाहिए। तो 1 डालने पे कितना आएगा, 6 - 2 4 आएगा। तो 1,4 पहले तो ये पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए। फाइंड स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, dy by dx निकाला, वो कितना आएगा। अगर किसी को आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगेन थोड़ी देर बाद सिखाया जाएगा। 3 9x² - 4x ये आएगा।
अच्छा, ये तो जनरल डेरिवेटिव आया इस कर्व का। अब कोई पूछे कि मुझे तो स्लोप चाहिए, स्लोप एट 1,4 वो कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट 1,4 के बराबर। तो dy बाई डी एक्स एट 1,4 चाहिए, तो इसमें x आ रहा है तो x की जगह तो हर जगह 1 आएगा, और y आ नहीं रहा तो y को भूल जाओ। तो x की जगह 1 डालूंगा तो आएगा 9 माइनस 4, तो आंसर आएगा 5। इसका स्लोप भी 5 आ गया। तो इस कर्व का स्लोप 1,4 पे 5 हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो अगर पॉइंट चेंज कर दूं तो मैं उस पॉइंट पे स्लोप अलग हो जाएगा, फिर मैं बार बार पॉइंट चेंज करता रहूंगा तो मुझे अलग अलग स्लोप मिलते चले जाएंगे। जैसे कोई बोले कि स्लोप निकालो, इसी कर्व के लिए स्लोप निकालो एट 0,3, ठीक है। 0,3 से पास कर रहा है ना, देखो x की जगह 0 डालूं y 3 आ रहा है, तो 0,3 पे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन तो मेरे पास ऑलरेडी है, वो तो सेम ही आएगा। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, कहाँ पे, एट 0,3 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डालूंगा, तो यहाँ 0 डाला और यहाँ 0 डाला, तो देखो ओवरऑल 0 ही आ गया। तो इसका मतलब 0,3 पे इसी कर्व का स्लोप 0 होगा, और 1,4 पे इसी कर्व का स्लोप 5 के बराबर होगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का अलग अलग वैल्यू आएगा, और हर पॉइंट पे कर्व का स्लोप अलग अलग आएगा। वो तो अपने को दिख भी रहा है कि स्लोप पहले, जैसे इस कर्व को देखो आप, पहले यहाँ पे टेंजेंट ऐसा था, फिर टेंजेंट धीरे धीरे ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, धीरे धीरे टेंजेंट वर्टिकल की तरफ मूव हो रहा है। तो पीछे की तरफ जाएं तो टेंजेंट भी ऐसे 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 अपना स्लोप लगातार चेंज करता जा रहा है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप होगा जनरली एक कर्व का, और वो कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स निकाल लो और उसके अंदर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल दो, तो वो उस पॉइंट पे स्लोप का काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको x और y में एक रिलेशन दे रखा है। कोई बोले इसका फाइंड स्लोप एट 0,1, ये एक पॉइंट है जो इससे पास कर रहा है। ठीक है, तो 0,1 पे स्लोप पता करना है। तो मैंने कहा ठीक है, जो मेथड है वो मेथड क्या कह रहा है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो। तो बिकॉज इसमें y अलग नहीं है तो कोई बात नहीं, एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, फिर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y डॉट dy बाई डी एक्स प्लस 3 बराबर 0, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ छोड़ लो, बाकी सब दूसरी साइड ले जाना है। तो सबसे पहले तो आया 2y dy बाई डी एक्स बराबर, ये उधर गया माइनस 2x, ये उधर गया माइनस 3। ठीक है, अब फिर इस 2y को भी उधर भेजेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2y। ये तो इस कर्व का जनरल डेरिवेटिव आया। ठीक है, इसी को डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, जनरल डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। अच्छा, किसी ने पूछा इसका स्लोप चाहिए मुझे एट 0,1, तो मैं बोलूंगा स्लोप को m भी लिख सकते हैं, m एट 0,1 विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट 0,1। ठीक है, अब इस बार दोनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, x भी आ रहा है y भी आ रहा है, तो आप जहां जहां x लिखा है वहां वहां तो 0 डालो। तो माइनस 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाई y की जगह 1 डालना है डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आएगा, माइनस 3 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा 0,1 वाले पॉइंट पे। आई होप आपको ये वाली मेथड भी समझ में आ गई होगी। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ एनी कर्व। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को, बहुत यूजफुल चीज है। आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगली चीज है स्लोप ऑफ ए लाइन। मतलब स्लोप ऑफ ए लाइन हालांकि मैं अभी पीछे ही पढ़ाया, बट इस बार मैं स्लोप ऑफ ए लाइन की ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि फिगर में आपको थीटा दे दिया जाए या x1 y1 x2 y2 पॉइंट दे दिए जाए। इस बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला आपको एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, हालांकि ये चीज़ मैं ग्राफ्स में जहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ाए थे वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ्स में सिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार दोबारा बता रहा हूँ।
ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन कैसे, इस लाइन का स्लोप पूछा किसी ने, तो आप क्या करो कि 3y को इस तरफ रहने दो, सब कुछ दूसरी साइड ले जाओ, तो आपके पास बचेगा -2x + 1 और फिर इस 3 से डिवाइड कर दो, y विल बी इक्वल टू -2/3 x + 1/3। तो इस तरफ सिर्फ y बचना चाहिए। तो ऐसा करने से हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस लाइन को y बराबर mx + c वाले फॉर्मेट में बना लिया, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ ग्राफ्स में, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब डायरेक्टली यहाँ से देख के मैं स्लोप बता सकता हूँ इस लाइन का। कोई बोले इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो m की जगह पे जो लिखा हुआ है, m की जगह पे यहाँ पे -2/3 लिखा हुआ है, तो इस लाइन का स्लोप विल बी इक्वल टू -2/3। कोई बोले y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू 1/3, तो c का वैल्यू हो गया 1/3, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। अगर आपको बोला गया कि 3x - y + 1 = 0, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो फटाफट आप बोलोगे y बराबर 3x - 1 ऐसे होगा, 3x + 1 ऐसा होगा, तो स्लोप कितना हो जाएगा 3, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी ने बोला 2x + 3y - 8 = 0, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, x को उधर ले जाओगे तो -2x बचेगा डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया -2/3। फटाफट से डायरेक्टली इस लाइन का स्लोप हो गया, खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये फंडा भी क्लियर हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली चीज है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमेशा ही हम डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि d/dx इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी कि इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में अपने किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज डालूंगा तो उस चीज का डिफरेंशिएशन करने के लिए काम आएगा ये ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, d/dx ऑफ समथिंग। मान लिया उस समथिंग का नाम मैंने y रख दिया, तो मैं बोलूंगा y का फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसी को मैं y' भी लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा चलो एक बार के लिए इसको छोड़ दो y' को, अभी के लिए मैंने क्या बोला, ये d/dx ऑफ y है, इसको कैसे पढ़ेंगे, d/dx ऑफ y, या इसको dy/dx भी पढ़ सकते हैं। अच्छा या फिर d/dx ऑफ fx लिखा हो कोई फंक्शन, तो मैं इसको बोलूंगा d/dx ऑफ fx, या फिर d/dx ऑफ t, ठीक है, या फिर d/dx ऑफ x² + 2x + 1, इस तरीके से। तो d/dx यानी d/dx क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऑर्डर 1 से क्या मतलब है कि इसका एक ही बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि यदि मैं ऐसा लिख दूं, सपोज मान लिया मैं ऐसा लिख दूं d/d2/dx2 ऑफ y, तो ये क्या होगा, d2/dx2 किसका है, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा y का विद रिस्पेक्ट टू x कितनी बार, 2 बार। यानी कि मैंने क्या किया, पहले मैंने d/dx निकाला किसका, y का, फिर मैंने जो आंसर आया उस पूरे का एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, यानी d/dx निकाला। तो 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो मैं इसको लिख दूंगा d2/dx2y, या फिर इसी को आप लिख सकते हो d2y/dx2। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल, ठीक है, सॉरी
ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं, इसको बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोल। ठीक है, तो दो चीजें देखी हमने यहाँ पे इस पेज पे। मैंने क्या बोला, dy dx डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, d2 ओवर dx2, दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अच्छा, फिर मैं कई बार शॉर्टकट में लिखने के लिए, जैसे मैंने बोला डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मैं dy बाई dx को शॉर्टकट में y डैश भी लिख देता हूँ कई बार। ठीक है, तो ये भी चलेगा, या फिर इसको कई बार y डैश x भी लिख दिया जाता है तो भी चलेगा। कुछ लोग इसको y1 भी लिख देते हैं तो वो भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। ठीक है, तो कई बार इसको डेरिवेटिव 1 भी लिख देते हैं शॉर्टकट में, ये भी चलेगा, पर फिजिक्स में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो जनरली y डैश ही बहुत ज़्यादा यूज़ होगा फिजिक्स में। ठीक है, दूसरा यदि आपके पास लिखा हुआ है d2y ओवर dx2, तो उसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं y डबल डैश, यानी कि y का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसको आप y डबल डैश x भी बोल सकते हो, या फिर इसको y2 भी बोल देते हो बहुत बार। ठीक है, हालांकि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप y डैश और y डबल डैश ही देखोगे, यही ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनको आप ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, 3 वाला तो कभी आएगा नहीं, 3 से ज़्यादा बार तो कभी हम यूज़ करते नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर के सामने कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, कितनी बार करेंगे ये उसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर का है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, सेकंड ऑर्डर का है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है।